નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કરંટ ટોપિકમાં હું શિવાની આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। લોકસભા ચૂંટણી 2024 જેનો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે। સત્તા માટેનો મહાસંગ્રામ આજથી શરૂ થઈ ચૂક્યો છે। બિલકુલ પ્રથમ તબક્કાની 21 રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની 102 બેઠકો પર અત્યારે મતદાન થઈ રહ્યું છે। પહેલા તબક્કામાં ઘણા એવા દિગ્ગજ નેતાઓ છે કે જેનું ભાવિ આજે ઈવીએમમાં કેદ થવાનું છે। વાત કરીએ તો કઈ બેઠકો આજે વાત કરવાની છે। 102 બેઠકો જે મહત્વની માનવામાં આવી રહી છે। 102 બેઠકોમાં 2019ના પરિણામ પર જો નજર કરીએ તો 2019માં ભાજપે 40, ડીએમકે 24 અને કોંગ્રેસે 15 બેઠકો જીતી હતી, જ્યારે અન્ય 25 બેઠકો જીતી। હવે આ જે બેઠકો છે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ એટલે માનવામાં આવે છે। તેમાં ખાસ તમિલનાડુ પર આ વખતે વડાપ્રધાને ખુદ સભા ગજવી છે। 4 થી વધારે સભા આ વખતે વડાપ્રધાને તમિલનાડુમાં ગજવી છે। દક્ષિણ ભારતનો જે આ વખતે ભાજપનો ફોકસ રહ્યો છે તેની કેટલી અસર વર્તાશે, સાથે ઇન્ડી ગઠબંધન જે અત્યારે જોવા મળી રહ્યું છે તેની કેટલી અસર વર્તાશે। જે વાત કરીએ તો તમિલનાડુ, ઉત્તર પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન, મણિપુર, આસામ જે 102 બેઠકો છે, આ બધી જે 102 બેઠકો વિશે આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છે। આપણી સાથે આ ચર્ચામાં જોડાઈ ગયા છે डॉक्टर अजय तिवारी और डॉक्टर संजय तिवारी, बन्ने राजकीय विश्लेषक है। बहुत स्वागत है आप दोनों का। नमस्कार जी, नमस्ते। सबसे पहले अजय जी, आज 102 जो सीटें हैं उनका आज चुनाव है। प्रथम चरण का ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है? आप शिवानी जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके चैनल के माध्यम से हर बार की तरह मैं देश की 140 करोड़ जनता को प्रणाम करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहता हूं कि लोग निकलें, अपने घरों से ज्यादा लोग निकल करके मतदान करें और इस देश में हो रही दुर्भाग्यशाली व्यवस्था कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब हम 18 साल के हुआ करते थे, जब हम छोटे थे, जब हमने वोट देना शुरू किया था, हम सांसद बनाते थे और सांसद प्रधानमंत्री बनाता था। देश का दुर्भाग्य है कि आज प्रधानमंत्री सांसद बनाता है और सांसद अपने क्षेत्र में घर में सोता रहता है, जिसके कारण से आज भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, जद्दोजहद करना पड़ रहा है। और ऐसी स्थिति में शिवानी जी, सोचने वाली बात है कि किसी भी पार्टी ने अब तक अपने चुनाव घोषणा पत्र में या चुनाव की चर्चा में जनता की समस्या का मुद्दा नहीं बनाया। जिसको देखो केवल तू मैं हो रही है, जिसको देखो केवल मंदिर मस्जिद हो रहा है, जिसको देखो हर जगह केवल झगड़े की बात हो रही है। किसी भी राजनीतिक पार्टी को यह चिंता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की बात बाद में करें, हम देश के युवाओं की बात करें। देश का युवा आज बेरोजगार घूम रहा है शिवानी जी, आज देश का युवा परेशान है, आज भूखमरी पर लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी ने तो साबित कर दिया है कि इस देश में 80 करोड़ जनता भूखमरी के कगार पर है, जिसकी वजह से 80 करोड़ जनता को यह 5 किलो का अनाज देने का काम कर रहे हैं। यह भी बात शिवानी की सोचनी होगी कि ये जो 102 लोकसभा सीट पर कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ने वाली है। आप देखिए, तेलंगाना की स्थिति देख लीजिए, तमिलनाडु की स्थिति देख लीजिए, आप केरला की स्थिति देख लीजिए, जहां अभी चुनाव स्टार्टिंग में होने वाले हैं, उस जगह से निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ी हुई है। और यह चिंता इसलिए नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी लोकप्रिय नहीं है। भारत देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो देश विदेश में लोकप्रिय हैं। मैं भी चाहता हूं भारत देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव जीतने वाले कब तक उनके नाम पर चुनाव जीतेंगे? जनता जागेगी और उसे समर्थन करेगी जो उस लोकसभा में काम करेगा, जो उस विधानसभा में काम करेगा, जो उस लोकसभा की क्षेत्रों की समस्याओं को दिखाएगा। आप सोचिए, एक लोकसभा में सरकारी स्कूल अगर 100 बंद कर दिए जाएं, 5वीं क्लास से 8वीं क्लास तक सरकारी स्कूल ना बढ़ाए जाएं, अस्पतालों की जर्जर व्यवस्था हो, वहां पर फ्री मुफ्त सुविधा ना हो, ऐसी स्थिति में लोकसभा का होना और लोकसभा के प्रत्याशी का जीत के काम ना करना, यह देश का दुर्भाग्य है। जी बिल्कुल। संजय जी, क्या कहना है कि इस बार जो ये 102 सीटों की हम लोग आज जो चर्चा कर रहे हैं, 102 सीट है, जिसपे बड़ा प्रधान ने इस बार जो दक्षिण भारत है उस पर ज्यादा फोकस किया हुआ है, तो हॉट सीट माने तो कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं कि जहां पे एनडीए और इंडी का जो गठबंधन, जो इधर जो गठबंधन की स्थिति दिखाई दे रही है, एनडीए ने की जो प्रादेशिक जो पक्ष है उनके साथ गठबंधन किया हुआ है, दूसरी तरफ इंडी ने भी गठबंधन किया हुआ है, तो ये जो गठबंधन वाली सरकार है, कौन सी ऐसी हॉट सीट है जिसपे असर करेगी? देखिए,
आज जो चुनाव हो रहा है 102 हम्म। सीटों पर, ये 102 सीटें वो हैं जो भारत के पूरे सीमावर्ती राज्यों से लगती हुई। जी। इसमें अगर केवल एक केरल छोड़ दिया जाए तो हम्म। बाकी भारत की सभी सीमाओं पर आज चुनाव हो रहा है। हम्म। और ये 10 साल के माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो कुछ भी काम सीमाओं पर हुआ होगा, या हम्म। सुरक्षा को लेकर या सड़कों को लेकर या जो भी सामरिक व्यवस्थाओं को लेकर जो काम हुआ होगा, एक तरह से आज उसके मूल्यांकन का दिन है। तो 21 राज्य, 102 सीटें, और ये सीटें उस क्षण में वोटिंग में है जब अभी परसों पूरे देश ने रामनवमी मनाया है। अब अयोध्या में श्री राम लला के मस्तक पर सूर्याभिषेक किया गया, उसी जी। के दिन चुनाव प्रचार बंद हुआ और आज वोट पड़ रहे हैं। और अभी तक जो मेरी सूचना है उसके आधार पर मैं बता सकता हूं कि लगभग 30 से 32% पोलिंग पूरे देश हम्म। में एवरेज हुई है। हम्म। इसमें दुर्भाग्य मैं इसलिए कहता हूं कि लगभग 2 बजने जा रहे हैं, हम 1:30 बजे के बाद बैठे हैं और अभी जी। तक 50% पोलिंग भी नहीं हो पाई। बिल्कुल। यानी मतदाताओं की जो उदासीनता है चुनाव को लेकर, ये एक गंभीर चिंता की बात है। अभी क्यों जो संजय जी, ये क्यों दिखाई दे रहा है कि मतदाताओं क्यों ऐसे क्योंकि इस बार तमाम जो राजकीय पक्ष है, उन्होंने बहुत मैं ज्यादा मेहनत मैं की आ हुई रहा है, हूँ वड़ा प्रधान मैं ने आ भी रहा की हूँ है। उसी बात पे, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। जी। देश में जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य का इस समय है वो ये है कि विपक्ष केवल भाजपा हटाओ की बात कर रहा है, मोदी हटाओ की बात बिल्कुल। कर रहा है। उसके पास कोई अपना ऐसा कार्यक्रम, अपना ऐसा एजेंडा, अपना ऐसा राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना नहीं है जो हम्म। उनके साथ। अगर आप इंडी गठबंधन बनाए थे तो हम्म। आपको एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी करना चाहिए था देश के सामने। जी। आप देश के सामने देश के डेवलपमेंट को लेकर, देश के विकास को लेकर, देश में युवाओं के रोजगार को लेकर, हेल्थ सिस्टम को लेकर या विदेश नीति को लेकर आप एक कोई कोई ऐसी चीज प्रस्तुत करते जनता के सामने जिससे हम्म। जनता को लगता है कि हाँ ये आएंगे तो ये गठबंधन के जरिए ये काम करेंगे। तो हम्म। गठबंधन ने पूरी तौर पर जनता को निराश किया है, ये मैं कह सकता हूँ। जी। अब मैं आज की पोलिंग पे अगर बात करूं, 102 सीटों पे पोलिंग हो रही है। ये 102 वो सीटें हैं जिनमें पिछली बार यहां से भारतीय जनता पार्टी, जो एनडीए हम कह सकते हैं, हम्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को यहां से 40 सीटें मिली थी। बिल्कुल। 102 में केवल 40 मिली थी। हम्म। अब प्रधानमंत्री जी ने अगर पार्लियामेंट से लेकर और अपनी सारी जनसभाओं में ये अनाउंस कर रखा है कि हम अब की बार 400 पार जा रहे हैं, और हम्म। पूरे देश की बहस भी 400 पार पे चल रही है, तो 400 पार जाने के लिए इस पहले चरण में अब 40 से वो संख्या बढ़कर कम से कम 80 होनी चाहिए। जी। लेकिन ये कैसे होगा? ये एक असंभव सा दृश्य दिख रहा है, क्योंकि हम्म। इसमें सबसे जो बड़ी पोलिंग आज हो रही है, जिसमें पूरा एक राज्य दक्षिण का बहुत महत्वपूर्ण है और जिसको लेकर के पिछले 10 वर्षों में बड़ा काम हुआ है, खासतौर से तमिल भाषा, तमिल संस्कृति और उत्तर भारत की संस्कृति को जोड़ने के लिए काशी तमिल संगमम जैसे 3 आयोजन बनारस में हुए और तमिलनाडु में हुए। और उसके जरिए प्रधानमंत्री जी की कोशिश थी कि हम दक्षिण और उत्तर को जोड़ें। तो इस हम्म। जोड़ने के चक्कर में जो कुछ भी हुआ होगा उसका भी परिणाम आज निकलेगा, क्योंकि जी। 39 सीटें तमिलनाडु की हैं और सभी सीटों पर आज चुनाव हो रहा है। जी। यहाँ खास बात यह है कि अभी तक तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता नहीं खोला। तो हम्म। आज 102 सीटें, जहां पहले आप केवल 40 पर रुके हुए थे, अगर हम्म। आप 400 पार जाना है तो 80 इसमें से आप कैसे पा रहे हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। 80 जी। पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, कहीं 60 तो नहीं पा रहे हैं, कहीं 50 तो नहीं पा रहे हैं और कहीं कम तो नहीं हो जा रहा है। जी। ये क्योंकि आज ये सारे भाग्य बंद हो जाएंगे, ये 102 सीटों पर अब चर्चाएं बंद हो जाएंगी आज के बाद। पहले हम्म। फेज की समाप्त हो जाएगी 5 बजे। तो जी। लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि देश का लगभग एक चौथाई चुनाव, 543 सीटें हैं, 102 पे आज अगर चुनाव हो रहा है तो एक चौथाई से थोड़ा सा कम, मैंने 1/4 से थोड़ा सा कम वाला हिस्सा आज हम समाप्त कर रहे हैं। देश का जी। सबसे बड़ा जो पोर्शन चुनाव का है वो आज समाप्त हो रहा है। इसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तमिलनाडु, उससे में महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार की जो 4 सीटें हैं, जो चारों इस समय एनडीए गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं उस पे, वो चारों हम्म। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पास थी। इस बार क्या होगा?
उत्तर प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण 8 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आज चुनाव में हैं। यहाँ अभी जो हमें सूचना है कि लगभग 32, 33, 31% तक पोलिंग हुई है इस समय जी। तक। अब ये 8 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पास थी। इस बार क्या होगा इसमें, क्योंकि इसमें सहारनपुर है, इसमें कैराना है, इसमें नगीना है, इसमें मुजफ्फरनगर है, इसमें पीलीभीत है, इसमें आजम खां वाले प्रभुत्व वाली सीट रामपुर है। तो ऐसी जो बिल्कुल टेक्निकल सीटें हैं, इन सीटों पर उत्तर प्रदेश में आज चुनाव हो रहा। तो आज कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी परीक्षा का दिन है। इतनी बड़ी जी। परीक्षा है कि उनके 400 पार और 370 वाले जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों का सब कुछ दारोमदार आज के चुनाव पर। और मैं इसको स्वीकार करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, खासतौर पर प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री जी ने दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा जनसभाएं की हैं, बहुत रैलियां की हैं। दक्षिण भारत में लोगों ने बहुत मेहनत किया है। इतनी मेहनत इंडी गठबंधन के किसी नेता ने दक्षिण में नहीं किया है। ये अलग बात है कि राहुल गांधी जी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वो दक्षिण भारत के क्षेत्र में आता है, लेकिन जितनी मेहनत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की है उतनी मेहनत इंडी गठबंधन ने नहीं किया है। और इंडी गठबंधन किसी व्यक्ति को दक्षिण भारत जानता भी नहीं है। दक्षिण भारत तो या तो राहुल गांधी जी को जानता है, कांग्रेस को जानता है, या फिर वहां के क्षेत्रीय दलों को जानता है। तो तमिलनाडु जो आज केंद्र बना हुआ है, सबके लिए एक तरह से उत्सुकता का केंद्र बना हुआ है कि तमिलनाडु में क्या भारतीय जनता पार्टी अपना खाता खोल पाएगी। यदि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में अपना खाता खोलने में कामयाब रहती है तो मैं इस बात को स्वीकार कर सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार इस, अब जो उसकी पिछली संख्या थी 40, उससे बढ़कर वो 60 और 70 के बीच आ सकती है। यदि तमिलनाडु में है तो, यदि तमिलनाडु फिर वो फेल होती है तो दिक्कत हो सकती है। जी बिल्कुल अजय जी, हम लोग तमिलनाडु पे बात करते हैं कि 39 जो सीटें हैं उसमें अगर बीजेपी को खाता खोलना है तो 5 सीटें कम से कम लानी पड़ेगी, क्योंकि वड़ा प्रधान ने इस बार 370 के पार जाने का जो दावा किया है, 400 पार एनडीए जाएगी, ऐसा जो दावा वड़ा प्रधान ने किया हुआ है। तो क्या लगता है कि अगर तमिलनाडु में ज्यादा फोकस करने जाए तो इस बार जो वड़ा प्रधान ने भी खूब जो सभा है वो की हुई है, तो तमिलनाडु पे जो आप लोग फोकस कर रहे हैं, जो 39 बैठक है, तो उस ये जो सीटें हैं वो कितनी महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए, कितनी सीटें कम से कम आनी चाहिए जिससे 370 का जो आंकड़ा है वो पार होने में मदद हो। शिवानी जी, मैं तो अपने बड़े भाई संजय तिवारी जी की बातों से बहुत सहमत हूं, लेकिन इस बात से सहमत नहीं हूं कि ये 40 से बढ़ के 60 हो जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु, केरला और तेलंगाना, आपने देखा होगा तेलंगाना के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो 1 सीट से 9 सीट तक पहुंचने का काम किया है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब 5 विधानसभा राज्यों के चुनाव हो रहे थे विधायक के, उस समय मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में और हिमाचल में इस चुनाव में निश्चित तौर से तेलंगाना में बढ़त की थी। लेकिन तमिलनाडु में ये जो आंकड़े बताए जा रहे हैं कि 40 पार करने की, तमिलनाडु में आज भी भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है। उसका कारण नाम मात्र भगवान का नाम लेना ही है। हनुमान का नाम लेकर के जो वो राजनीति की गई, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां जो भ्रष्टाचार किया था और कांग्रेस वहां पर हार हुई, ऐसी स्थिति में निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने या अमित शाह जी ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सी रैलियां की हैं। लेकिन मतलब अजय जी कह सकते हैं कि सनातन धर्म का जो मुद्दा है वो बीजेपी पे भारी पड़ेगा इस बार ना। मैं इस बात को मान सकता हूँ, क्यों, इसको निश्चित तौर से मान सकता हूँ कि कांग्रेस को इसमें कहीं आप बढ़ोतरी मत मानिए। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के वहां पर सीटें बढ़ रही हैं तमिलनाडु में, कांग्रेस को कोई पूछने वाला व्यक्ति है नहीं वहां पर। जो वहां की क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो वहां मजबूत हो रही हैं और वही मजबूत पार्टियां एक दूसरे के गठबंधन में जा रही है। आप देख लीजिए, डीएमके को देख लीजिए, आप कई वहां के क्षेत्रीय दलों को देख लीजिए, पर तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है ऐसा मेरा मानना नहीं है। तमिलनाडु और केरला और तेलंगाना में लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत अच्छी मजबूती से नहीं आ रही। उसका कारण सिर्फ इतना है कि हर बार फोकस करने की कोशिश की गई है। सनातन का धर्म का व्यक्ति, हिंदू व्यक्ति सनातनी है और सनातनी रहेगा, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह से सनातन का विरोध किया, इसलिए कांग्रेस का तो बिल्कुल ही सफाया है। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां इस बार
काफी मजबूती से खड़ी हुई हैं, चाहे वो किसी भी राज्य की हो। बिहार की आप देख लीजिए, बिहार की क्षेत्रीय पार्टी, आज कांग्रेस और भाजपा का चुनाव नहीं हो रहा है, वहां पर जी आरजेडी और भाजपा का चुनाव हो रहा है। आप उत्तर प्रदेश में जरूर। देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में किसी कांग्रेस और भाजपा का चुनाव नहीं हो रहा है, आज समाजवादी और भाजपा का चुनाव हो रहा है। तो कांग्रेस का जनाधार तो निश्चित तौर से कमजोर हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने के लिए क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय पार्टियां काफी मजबूत हुई हैं, और अपने क्षेत्र की बात करके, अपने क्षेत्र को, लोगों को जोड़ करके वह निश्चित तौर से अच्छी संख्या काटने की कोशिश करेंगी। आप एक चीज और देखिए, हमारे बड़े भाई संजय जी ने एक चीज और कहा है कि मंदिर का काम हुआ है, राम मंदिर की रामनवमी हुई है। तो ये रामनवमी होना यह सनातनियों के लिए, हिंदू धर्म के लिए गर्व की बात है, लेकिन उसके साथ साथ ये क्यों नहीं भूल जाते हैं कि जिस सिलेंडर के नाम पर स्मृति ईरानी इस देश में हाथ में उठा करके आई थी, वह सिलेंडर कितना महंगा हो गया। जिस महंगाई के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पेट्रोल डीजल की बात करती थी, आज वह कितना महंगा हो गया। लोगों के बीच में समस्याएं भी हैं, उस समस्याओं को देखते हुए आखिर नरेंद्र मोदी जी कब तक इन लोगों को बचाते रहेंगे, कब तक लोकसभा सांसद में अपने नाम से जिताकर पहुंचाते रहेंगे। आपको याद होगा शिवानी जी, आपको याद होगा 15 अगस्त 2023, 15 अगस्त 2023 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मीटिंग की थी, और उस मीटिंग में क्लियर कहा था कि जो लोकसभा का हमारा प्रत्याशी है, जो लोकसभा मेंबर है, वह अपने क्षेत्र में जाए, और अगर जाके काम नहीं करेगा उसका टिकट काट दिया जाएगा। और वो टिकट काटने की कोशिश भी की गई, लेकिन इस बात को लोग क्यों नहीं भूल जाते हैं कि 70 साल के बाद के उस लोकसभा के प्रत्याशी को फिर से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतार रखा है। जैसे फरीदाबाद, गुड़गांव और कई जगह, राजस्थान, कई जगह ऐसे लोगों को उतारा है जिसके दिलों से मैं पूछा जाए अगर जनता से, तो 10-10 साल में जनता आज उनसे नाराज है, लेकिन वो इस बात पे आश्वस्त है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं गली में गया हूं चाहे नहीं गया हूं, जनता कमल के फूल पर मुहर लगा देगी और हम विजयी हो जाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी का नाम ऊंचा है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद है और 400 पार का नारा दे रहे हैं। लेकिन ये भूल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जनता नरेंद्र मोदी को तो प्यार कर रही है, कमल को तो प्यार कर रही है, लेकिन अगर गुस्से में उन्होंने पैतरा बदल दिया तो भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का सपना अधूरा रह जाए। जी जी बिल्कुल। संजय जी, जब राजस्थान पे आते हैं कि जी इस बार राजस्थान की जो अगर बात की जाए तो राजस्थान की अभी जो 102 सीटों पे जो अभी मुकाबला हो रहा है, 102 सीट पे राजस्थान की 12 सीटें की शामिल है। राजस्थान की कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण सीटें गिनाई जा रही है 12 सीटों में से जिसमें बीजेपी को फायदा, क्योंकि 2019 का अगर हम लोग परिणाम पे देखें तो 100% स्ट्राइक रेट बीजेपी का रहा है। तो इस बार क्या लगता है राजस्थान में बीजेपी कितनी सीटें हासिल कर सकेगी? देखिए, 100% स्ट्राइक रेट के बारे में कोई गारंटी कभी भी नहीं दी जा सकती है। 100% स्ट्राइक रेट गुजरात में हो सकता है, उसको हम मान सकते हैं, लेकिन बाकी राज्यों में दोबारा होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। ये जरूर बात है कि जो राजस्थान की 12 सीटें हैं, इन राजस्थान की 12 सीटों को पुनर्वापसी करना पहले जैसा आसान नहीं है। जिस तरह से पिछली बार मिल गया था उस तरह से संभव नहीं है कि आसानी से मिल जाएगा, लेकिन एक भरोसा भी है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि विपक्ष अच्छा कर सकता था, बहुत अच्छा कर सकता था, यदि उसने अपना कोई संयुक्त एजेंडा जारी किया होता। विपक्ष आप देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ सीपीआई लड़ रही है वायनाड में, बंगाल में सीपीआई अलग लड़ रही है, ममता बनर्जी अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है जी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रभुत्व में है, बहुजन समाज पार्टी किनारे है, वो अलग लड़ रही है। कांग्रेस का इनका कोई वजूद नहीं है। वजूद की हालत यह है कि उनकी पारंपरिक अमेठी और रायबरेली जैसी सीटों पर अभी तक उनके पास प्रत्याशी नहीं है। तो कांग्रेस को केंद्र में लाने की कोशिश सब कर रहे हैं, या कांग्रेस भी कर रही होगी, लेकिन कांग्रेस ने राष्ट्रीय फलक पर अपना, जैसे अजय जी ने भी कहा अभी कि दक्षिण भारत में भी कांग्रेस ने अपना वजूद खो दिया है। तो जब कांग्रेस ने अपना वजूद दक्षिण भारत में भी खो दिया है, तो ये चुनाव तो राष्ट्रीय चुनाव है ना, ये तो क्षेत्रीय चुनाव है नहीं, ये राष्ट्रीय चुनाव है। हम देश के लिए सरकार चुनने जा रहे हैं, और इसके लिए सरकार चुनने में भी हमारे पास विकल्प स्पष्ट है कि हम इनको चुनेंगे तो ये प्रधानमंत्री होंगे, उनको चुनेंगे तो हमको पता नहीं कौन प्रधानमंत्री होगा। तो हमारा प्रधानमंत्री का चेहरा स्पष्ट है। ये पूरा का पूरा चुनाव
जो अब तक भारत के पारंपरिक चुनाव रहे हैं वैसा नहीं है। उस रूप में इसको मत देखिए। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी ये कोई नए मुद्दे नहीं है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम चलाए थे और 30 साल तक चलाए रखा। गरीबी हटाओ का नारा दिया उन्होंने, इसी कांग्रेस के लोग थे ना। तो गरीबी कोई मुद्दा नहीं रह जाता अब लोकसभा के चुनाव में, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं। ये स्थानीय जब चुनाव होते हैं, विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, तो वहां ये मुद्दे काम करते हैं। जी 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 बिल्कुल। में तो जनता ये वोट करने जा रही है कि हम देश सुरक्षित रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं। और एक बात बहुत स्वीकार करना पड़ेगा, सभी को स्वीकार करना पड़ेगा कि इस बार के चुनाव में हिंदुत्व एक बहुत बड़े एजेंडे के रूप में आया। जी दक्षिण बिल्कुल। भारत, जो तमिलनाडु की बात हो रही थी, तमिलनाडु में जो सनातन विरोधी मुहिम चली, ऐसा नहीं है। दक्षिण भारत, उसी तमिलनाडु में 80,000 84,000 हिंदुओं के मंदिर हैं और सबसे ज्यादा रेवेन्यू वहां आता है जी। सबसे ज्यादा हिंदू वहां से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि क्षेत्रीय दल उसको बांट ले जाएंगे। इस बार चुनाव का परिदृश्य अलग है। लोगों के देखिए, इस बार जनता कुछ बोल लेगी। सबसे बड़ी बात ये, आप ये गौर करिए कि कहीं भी पूरे देश में आप घूम लीजिए, जनता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है जी। और अगर खबरों में जाइए तो टेलीविजन पर वही है जो टेलीविजन पर परोसने योग्य दिख रहा। तो कोई चीज जनता के भीतर से निकल के आए, ऐसा किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं है। यहां तक कि सर्वे एजेंसियों के पास भी कुछ नहीं है। अजय जी ने एक बात जरूर कही कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने उन्हीं कुछ पुराने सांसदों को उतारकर थोड़ी नाराजगी भी मोल ली है। वो उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, ढेर सारे ऐसे सांसद, 51 टिकट यहाँ दोबारा दिए गए हैं लोगों को, और उसमें से 25 ऐसे थे जिनको बदल देना चाहिए था। जी 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 संजय जी, मतलब इस बार कह सकते हैं कि विपक्ष अपनी जगह मजबूत नहीं बना पा रहा है, तो दूसरी तरफ जो एनडीए का है जी जी, यदि विपक्ष ने कोई संयुक्त एजेंडा बनाया होता तो निश्चित तौर पर ये चुनाव बहुत खराब स्थिति में जाता। अजय जी अब हम लोग विपक्ष की बात कर रहे हैं, तो क्या इस बार, क्योंकि इंडी गठबंधन का नाम बहुत बार आया था, इंडी गठबंधन में कोई ऐसा चेहरा तो नहीं कि जो चेहरा बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी के सामने टक्कर दे सके, तो इंडी गठबंधन बीजेपी पे इस बार भारी पड़ेगा, कितनी टक्कर दे सकता है? शिवानी जी, सबसे बड़ी बात, मैं अपने बड़े भाई की बहुत तारीफ करूंगा। हमारे बड़े भाई संजय जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि प्रधानमंत्री जो बनाने की बात, इस देश में राष्ट्रहित की बात हो रही है। निश्चित तौर से जनता ये जान रही है कि किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, और शायद वो सारी जनता नरेंद्र मोदी से बहुत प्रभावित है, उनकी बातों से प्रभावित है, इसलिए ये राष्ट्र का चुनाव है। लेकिन आपको एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूँ। इसी लोकसभा के चुनाव की कड़ी में बिहार में जाति जनगणना हुई जी, जातियों को बांटने का काम किया गया। आपने देखा होगा कोरोना के बाद से लेकर अब तक प्रवासियों की भी बड़ी चर्चा हो गई। लोग इस समय कहते हैं कि भाई 36 बिरादरी है, लेकिन अभी एक सुबगाहट आ रही है कि 36 नहीं, ये 37 बिरादरी है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में आज 21 करोड़ की जनसंख्या में 13 करोड़ प्रवासी रहते हैं, गुजरात में 3 करोड़ रहते हैं, आसाम में 9 करोड़ है, बंगाल में 8 करोड़ है, दिल्ली में 2.25 करोड़ है, हरियाणा में 1.5 करोड़ है, उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ है। ऐसे जो प्रवासी लोग जो काम कर रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, जो अपने घर परिवार को छोड़ करके एक दूसरे राज्य में जाकर के काम कर रहे हैं, उनको भी बड़ी दुख है, बहुत परेशानी है कि भारत सरकार हमारे लिए प्रवासी श्रमिक कार्ड बनाने का आदेश तो दे दिया, नरेंद्र मोदी जी ने प्रवासी श्रमिक कार्ड बनाने का आदेश तो दे दिया, लेकिन उस प्रवासी श्रमिक कार्ड को भारतीय जनता पार्टी की भी जहां पर सरकार है, कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है, कोई उसको बनाना नहीं चाहता है। और ऐसी स्थिति में जो वहां पर काम करने वाले बड़ी संख्या में आ गए हैं, परसेंटेज मैंने आपको बता ही दिया। और ऐसे जो राजस्थानी है, चाहे किसी भी राज्य में 29 राज्य का व्यक्ति रह रहा है, वो भी दुविधा में है और मोदी जी को चाहता है और चाहता है कि मोदी जी को बनाऊं, लेकिन लोकसभा प्रत्याशी ऐसे खड़े कर दिए गए हैं जो किसी जनता के पास जाते नहीं हैं। उनकी विडंबना ये है कि प्रशासन का व्यक्ति उस व्यक्तियों को, उन प्रवासियों को जब वो हेय दृष्टि से देखते हैं, जब बलात्कार होता है उनके साथ, जब हत्याएं होती हैं उनके साथ, जब उनकी फैक्ट्री में पिटाई होती है, जब ESI PF काट लिया जाता है, तब वो उस नेता को याद करता है और वो नेता ही उसका समर्थन नहीं करता है। तो ये भी कहीं ना कहीं फैक्टर होगा और यह प्रवासी कहीं ना कहीं डाइवर्ट होने की कोशिश करें। जी जी जी, और देखा जाएगा कि ये जो आज
फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन हो रहा है 102 सीटों पे देखा जाएगा कि कितना राजनीति, क्योंकि ये राजनीति का बदलाव बहुत बार जो जनता है, जो मतदाता है, उन पे निर्भर करता है। तो इस बार मतदाता राजनीति, ये जो महासंग्राम है सत्ता का, उस पे किसको देखना चाहती है वो तो हम लोग को 4 जून को मालूम पड़ेगा। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, उस बदल आप खुद को आभार। जी जी नमस्कार। धन्यवाद। તો જે પ્રમાણે અત્યારે 102 સીટો પર વાત કરવામાં આવી કે મહત્વપૂર્ણ તમિલનાડુ આ વખતે માનવામાં આવી રહ્યું છે, કારણ કે વડાપ્રધાને ખુદ ત્યાં આગળ 6 થી વધારે જાહેર સભા સંબોધી છે અને સનાતન ધર્મનો જે મુદ્દો તમિલનાડુમાં આ વખતે ઉઠ્યો હતો એની અસર કેટલી જોવા મળશે, સાથે તમિલનાડુમાં ખાતું ખોલવા માટે આ વખતે ભાજપે પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ખૂબ મહેનત કરી તે પણ જોવા મળ્યું। તો સાથે સામેની બાજુ જે ઇન્ડી ગઠબંધન છે, ઇન્ડી ગઠબંધન અત્યારે કેટલું અસરકારક નીવડશે, ઇન્ડી ગઠબંધનની વાત કરવામાં આવે તો 102 બેઠકો પર તેનું કેટલું ખાતું ખુલે છે તે પણ મહત્વનું જોવાનું રહેશે। 4 જૂને જ્યારે આનું પરિણામ આવશે ત્યારે જે આ સત્તાનો મહાસંગ્રામ છે, કયા જે આજે જે 102 બેઠકો પર મતદાન થઈ રહ્યું છે, જે તમામ દિગ્ગજ નેતાઓ છે તેમના ભાવિ આ ઈવીએમમાં કેદ થશે। તો હાલ કરંટ ટોપિકમાં બસ આટલું જ, ફરી મળીશું આ વિષયની સાથે, ત્યાં સુધી રજા આપશો, નમસ્કાર।